साथियों, मैं के पी ठाकुर आप सभी का BACS एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में, यानी कि इंग्लिश को पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक्स की आवश्यकता होती है, इंग्लिश का हमारा सिलेबस क्या होता है, कौन से टॉपिक्स से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे नॉर्मली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो साथियों, इन्हीं सभी बातों को इस वीडियो लेक्चर में मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है और आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, बहुत ही आपके लिए इन्फॉर्मेटरी होने वाला है, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि साथियों इस वीडियो के माध्यम से हम जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश ओवरऑल हमको किस अप्रोच के साथ पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपका जैसे विभिन्न जो एग्ज़ाम्स है, जैसे मैं आपसे बात करूं जो हमारी PEB लेवल्स की एग्ज़ाम जो है, PEB लेवल की हमारी जो एग्ज़ाम्स है, जैसे कि आपका MPSI है, आपका वन रक्षक का एग्ज़ाम है, आपका जेल प्रहरी का एग्ज़ाम है, आपका MP जेल SI का एग्ज़ाम है। इन तमाम एग्ज़ाम्स में, इन सभी परीक्षाओं में आपसे इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि मैं सीधे तौर पर यदि मैं आपसे सीधे तौर पर बात करूं तो MPSI का एक आपका जो एग्ज़ाम होता है, MPSI का एग्ज़ाम, MPSI के एग्ज़ाम में आपसे 30 मार्क्स यानी कि 30 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है, मायने रखती है 30 नंबर की इंग्लिश। साथियों, यदि मैं आपसे बात करूं MP फॉरेस्ट गार्ड, किसकी? MP फॉरेस्ट गार्ड, ओके। तो MP फॉरेस्ट गार्ड में आपसे 20 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है। ये अभी तक का एक ट्रेंड रहा है, या यूँ कहिए कि ये अभी तक का एक फिक्स्ड सिलेबस रहा है कि आपसे MPSI में 30 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है। आपसे MP फॉरेस्ट गार्ड यानी कि मध्य प्रदेश वन रक्षक में 20 मार्क्स यानी कि 20 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है। आपसे MP जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम होता है, MP जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम होता है, MP जेल प्रहरी के एग्ज़ाम में भी आपसे 20 मार्क्स की इंग्लिश साथियों पूछी जाती है। तो ओवरऑल यदि मैं बोलूँ आपसे, तो आपके 3 एग्ज़ाम्स को कवर कर रही है इंग्लिश। फर्स्ट एग्ज़ाम है आपका MPSI, सेकंड एग्ज़ाम है आपका MP फॉरेस्ट गार्ड एंड थर्ड एग्ज़ाम है आपका MP जेल प्रहरी। चौथे एग्ज़ाम की यदि मैं बात करूं आपसे, तो अभी कुछ महीने पहले ही MP गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि जो MP जेल SI है, यानी कि मध्य प्रदेश जेल उपनिरीक्षक की जो परीक्षा है, अब वो PEB के माध्यम से, यानी कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से ली जाएगी। क्योंकि अभी तक MP जेल SI की जो परीक्षा है, मध्य प्रदेश जेल उपनिरीक्षक की जो परीक्षा है, ये आपकी MP PSC के द्वारा कंडक्ट कराई जाती थी, उसके द्वारा आयोजित कराई जाती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब ये परीक्षा आपकी MP PEB, ओके, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड या सामान्यतः जिसे हम व्यापम के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा ये एग्ज़ाम आपकी ऑर्गेनाइज या कंडक्ट की जाएगी। तो यदि मैं अभी तक, क्योंकि क्या है, ऑफिशियली इसका सिलेबस जारी नहीं हुआ है MP गवर्नमेंट की तरफ से MP जेल SI का, लेकिन मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा MP जेल SI को भी, MP जेल SI को। और MP जेल SI का सिलेबस क्या होने वाला है, जैसे आपसे MPSI का जो सिलेबस है, MPSI के सिलेबस में आपसे 30 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती, तो ऐसा कहा जा रहा है कि MP जेल SI का जो सिलेबस है वो आपका MPSI के सिलेबस से मैच होने वाला है। मतलब जैसा आपका MPSI का सिलेबस है, सेम वैसा ही आपका MP जेल SI का सिलेबस भी होने वाला है। तो बहुत ही एक्साइटमेंट है मेरे मन में इस बात की कि हम क्यों ना इंग्लिश के प्रति हमने एक तरह का जो माइंडसेट बना कर रखा है, एक तरह की जो मेंटालिटी बना के रखी है कि यार इंग्लिश टफ है। सच कहूँ, इनफैक्ट इंग्लिश टफ नहीं है, इंग्लिश को हमने क्या है, पढ़ने का तरीका बहुत टफ बना कर रखा है। हमको क्या करना है, हमको इंग्लिश को पढ़ने का तरीका बहुत आसान बनाना है और बहुत फनी बनाना है। ओके, अब फनी कैसे, आइए समझते हैं, ठीक है, कि किस अप्रोच के साथ हमको इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश को समझना है। ओके,
तो ये तो हो गई आपकी एग्ज़ाम्स को लेकर बात कि इन एग्ज़ाम्स में इतने इतने मार्क्स की यानी कि इतने नंबर की इंग्लिश आपसे पूछी जाती है। अब मैं यदि आपसे बात करूं कि टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, ओके, जितनी भी एग्ज़ाम्स है उनमें जनरली टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, ओके। तो मैं अब टॉपिक को लेकर यहाँ पर बात करूँगा। टॉपिक्स में लिख रहा हूँ आपके सामने, टॉपिक्स में आपके सामने लिख रहा हूँ। तो यदि आप पीबी लेवल की किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, या फिर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं, या फिर आप एसएससी लेवल के एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं, सीएचएसएल में बैठ रहे हैं, या फिर आप सीजीएल में बैठ रहे हैं, ठीक है। तो यदि जनरली यदि देखा जाए तो एक क्या है, एक सिनेरियो होता है कि मतलब एक मैं कहूँ कि एक क्या होता है, एक नॉर्मल ट्रेंड होता है, एक जनरल ट्रेंड होता है कि आपसे मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाना है यानी पूछे ही जाना है। यदि आपसे मैं कहूँ, मैं यदि स्टार्ट करूँ नाउन से, ओके, मैं पहला टॉपिक आपका लिख रहा हूँ नाउन। तो नाउन से आपसे लगभग जितनी भी एग्ज़ाम्स ऐसी है जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो नाउन्स वाले टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया नाउन, देन प्रोनाउन, ओके। तो प्रोनाउन से रिलेटेड भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, नाउन, प्रोनाउन। इसके बाद में यदि मैं बात करूं तो वर्ब, ठीक है। वर्ब के बाद में यदि मैं बात करूं तो आपसे एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की यदि मैं बात करूं तो आपसे प्रीपोजिशंस पूछी जाती है, ओके। क्या पूछा जाता है? प्रीपोजिशन आपसे पूछी जाती है, प्रीपोजिशन आपसे पूछी जाती है। प्रीपोजिशन के बाद में आपसे कंजंक्शन, कंजंक्शन वाले क्वेश्चन से, सॉरी, कंजंक्शन वाले टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंजंक्शन, ओके। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। अगले टॉपिक की यदि मैं बात करूं तो आपसे एडजेक्टिव से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एडजेक्टिव से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ओके। एडजेक्टिव के बाद में आपसे इंटरजेक्शन, कौन सा? इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यदि मैं मोटे तौर पर बात करूं तो आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, है ना, जैसे कि आपका नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच है, एडवर्ब आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच है ना, प्रीपोजिशन आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच है, कंजंक्शन आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव एक पार्ट ऑफ स्पीच है, और इंटरजेक्शन भी आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इस तरीके से यदि बात की जाए तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि टोटल जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, टोटल कुल जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। अब यदि मैं आपसे बात करूं तो आपका एक टॉपिक आता है डिटर्मिनर्स, कौन सा? डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल्स बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आर्टिकल, इससे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आर्टिकल्स, ओके। इसके बाद में आपके वॉइसेस, वॉइसेस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वॉइसेस इन द सेंस जैसे आपका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तो वॉइसेस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछी जाती है नरेशन। क्या पूछा जाता है? नरेशन। नरेशन के बाद में यदि हम बात करें, ओके, वॉइसेस के बाद में नरेशन, नरेशन के बाद यदि हम बात करें तो यदि आप एसएससी लेवल के एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, आप यदि एसएससी स्तर की परीक्षाओं में अपीयर हो रहे हैं, आप एसएससी लेवल के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो आपसे एक क्लोज टेस्ट करके एक टॉपिक होता है। क्या? क्लोज टेस्ट, ओके। तो क्लोज टेस्ट आपसे पूछा जाता है। इसके बाद में आपसे स्पेलिंग टेस्ट भी पूछा जाता है, स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। आपसे
एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन, ठीक है, एरर डिटेक्शन, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। ओके, यदि मैं बात करूं आपसे तो आपसे एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से क्वेश्चन? एंटोनिम्स, एंटोनिम्स। ओके, एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है सर? एंटोनिम्स का मतलब होता है समान, सॉरी, विपरीतार्थी शब्द, है ना, या विलोम शब्द। ओके, आपसे सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स आपसे पूछे जाते हैं। ओके, एंटोनिम्स आपसे पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड, ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके, ट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये तो हुए आपके टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स, है ना, या ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानकारी कि कितने टॉपिक्स हैं या कौन कौन से टॉपिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नाउन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। ओके, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ओके, संज्ञा मेनली कितने टाइप्स की होती है, संज्ञा जो है, नाउन जो है, ओवरऑल कितने टाइप्स की होती है, ये आपसे पूछा जाता है। सेकंड, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम आपसे पूछे जाते हैं। ओके, सर्वनाम भी आपसे पूछे जाते हैं। तो सर्वनाम का यदि मैं एक बेसिक इंट्रो आपको बताऊं तो सर्वनाम किसे कहा जाता है? नाउन के स्थान पर यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसी को जैसे सर्वनाम कहा जाता है। इंस्टीड ऑफ नाउन यानी कि नाउन के बदले जो शब्द आपका प्रयोग किया जाता है उसी को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम में भी यानी कि प्रोनाउन में भी आपके जितने भी टाइप्स है, ओके, सभी टाइप्स, जैसे कि आपका पर्सनल प्रोनाउन हुआ, आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ, ओके, आपका इंडेफिनिट हो गया, इसके बाद में आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। जितने भी लगभग जैसे हम मान के चल रहे हैं कि प्रोनाउन जो है ये टोटल 10 प्रकार का होता है ना। प्रोनाउंस आर 10 टाइप्स, है ना, प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं। ओके, जिसमें से आपका मेनली पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, इत्यादि से क्वेश्चंस किए जाते हैं। अगला टॉपिक है आपका वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया, मतलब वर्ब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब वर्ब में क्या, वर्ब में आपसे मेन वर्ब पूछी जाती है, आपसे हेल्पिंग वर्ब पूछी जाती है, आपसे मॉडल वर्ब पूछी जाती है, ठीक है। तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल वर्ब। ओके, इसके बाद प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा इन, ऑन, एट, इनटू, ठीक है, अपॉन, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस जैसे अंडर, बीनीथ, अबोव, बिलो, ये सब क्या होते हैं? ये सब के सब होते हैं प्रीपोजिशंस। कंजंक्शंस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंजंक्शन वाले टॉपिक से। सर कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस जो होते हैं वो दो नाउन, ओके, 2 नाउन्स और 2 प्रोनाउंस, यानी कि 2 संज्ञा या 2 सर्वनाम, ठीक है, या मैं यूँ कहूँ कि जो या तो 2 नाउन को कनेक्ट करता है या जो 2 फ्रेजेस को कनेक्ट करता है या फिर 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, उसे कंजंक्शन कहा जाता है। तो कंजंक्शन में जैसे आपने सुना होगा एंड, ओके, और, बट, ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, ओके, नो सुनर देन, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब कंजंक्शंस है। ओके, इसके बाद एडजेक्टिव से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरजेक्शन ये आपसे पूछा जाता है। डिटर्मिनर्स ये आपसे पूछा जाता है। आर्टिकल्स के बारे में आपने नॉर्मली सुना ही होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्टिकल्स आर 2 टाइप्स। आर्टिकल्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। ओके, तो इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आता है? इंडेफिनिट आर्टिकल में आपका आता है ए एंड एन, ए और एन,
ओके। और डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? डेफिनेट आर्टिकल में आता है द, ओके। इसके बाद में आपसे वॉइसेस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वॉइसेस में क्या? जैसे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। नरेशंस आपसे पूछी जाती है। नरेशन में क्या? डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। स्पेलिंग टेस्ट मतलब वर्तनी परीक्षण, ओके। आपकी स्पेलिंग पर कितनी कमांड है, आपकी स्पेलिंग पर कितनी पकड़ है, इस बात की परख भी की जाती है। एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं, ओके। एंटोनिम्स मतलब विलोमार्थी शब्द या विलोम शब्द, ओके। तो एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ओके। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ओके। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो कॉन्सेप्ट है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला आपका टॉपिक है, इससे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ओवरव्यू हमने देखा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लगभग यदि देखा जाए तो इंग्लिश में शायद ही कोई सा ऐसा टॉपिक होगा जिससे आपके क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं बनते हैं या नहीं पूछे जाते। लगभग हर टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, इतना है कि किसी टॉपिक से आपसे कम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो किसी टॉपिक का वेटेज ज़्यादा रहता है, ओके। किसी टॉपिक से आपसे कम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस, ओके। लेकिन आप ये मान के नहीं चल सकते कि नहीं सर हम केवल इतने टॉपिक कर लें तो क्या हमारा काम चल सकता है क्या? नहीं, ये इस बात को हमको है ना थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कंप्रीहेंड करना पड़ेगा कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश यदि मैं आपसे कहूँ, इंग्लिश एक यदि देखा जाए थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी की जाए या थोड़ा एनालिसिस किया जाए तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश जो है इंटर रिलेशन या फिर इंटर लिंकिंग का खेल है, ठीक है। यानी कि नाउन का प्रोनाउन से क्या इंटर रिलेशन है, नाउन का आपके एडजेक्टिव के साथ क्या इंटर रिलेशन है, ओके। प्रोनाउन का एडजेक्टिव के साथ क्या इंटर रिलेशन है, वर्ब और एडवर्ब का क्या इंटर रिलेशन है, ठीक है। वर्ब और एडवर्ब का, प्रीपोजिशन का नाउन से क्या इंटर रिलेशन है, ओके। प्रीपोजिशन का नाउन से क्या इंटर रिलेशन है, नाउन एंड प्रोनाउन का आपके कंजंक्शन से क्या इंटर रिलेशन है। ये तमाम बातें हमको समझनी होगी। यानी कि हमारी अप्रोच यदि सही होती है तो इंग्लिश हमारे लिए बहुत आसान होती जाती है, ओके। एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, डिटर्मिनर्स, ओवरऑल यदि मैं कहूँ आपसे तो आप बस कुछ मत कीजिए, केवल एक लिंक बनाकर चलिए, ओके। आपको एक लिंक के साथ पढ़ना है, ऑलवेज आपको एक लिंक क्रिएट करनी है और चीज़ों को रिलेट करते हुए चलना है, तो आप इंग्लिश बहुत अच्छे से और बहुत जल्द ही सीख सकते हैं, ओके। तो ये हुए हमारे तमाम टॉपिक्स। अब मैं आपसे आज एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, ओके। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? सब्जेक्टिव एंड, ओके, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। अब सर सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं एंड ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना है, ओके। तो ये हो गई हमारी हेडिंग, एक तरफ सब्जेक्टिव केस और एक तरफ ऑब्जेक्टिव केस। या हमारी ये हेडिंग हुई, मैं वापस से आपको सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस लिख दे रहा हूँ, ओके। देखिए सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ओके, सब्जेक्टिव केस, ओके। और एक तरफ आपका होगा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्ता कारक और कर्म कारक, ओके। यानी कि आपने सुना होगा ना कि इंग्लिश में कुछ क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं,
और कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, हम समझते हैं इस बात को। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ओके। सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्ट में जैसे आपने सुना होगा आई, एक सब्जेक्ट होता है आई। आई का मतलब क्या होता है, मैं, है ना। ये क्या है, एक सब्जेक्ट है। आई के बाद में एक सब्जेक्ट है वी, क्या है, वी। वी के बाद में अगला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है यू। तो यू का मतलब होता है आप या तुम, आप या तुम। एक सब्जेक्ट होता है हमारा दे, दे का मतलब होता है वे, ओके। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब आप या तुम, एंड दे का मतलब होता है वे, ओके। ये 4 सब्जेक्ट आपके हो गए। इसके बाद में आपका एक सब्जेक्ट है ही का मतलब होता है वह, ओके। क्या होता है, वह लड़का, ठीक है। एक सब्जेक्ट आपका होता है शी, और इसका मतलब भी वह होता है, लेकिन शी का यूज़ जो है किसी लड़की को डिनोट करने के लिए, ओके। जब किसी लड़की के रिगार्डिंग बात की जाती है तो आपको यूज़ करना होता है शी का, और जब किसी लड़के के रिगार्डिंग बात की जाती है, किसी लड़के को लेकर बात की जाती है, तो आपको यूज़ करना होता है ही का, ओके। इसके बाद में हमारा एक सब्जेक्ट है इट, क्या है, इट, और इट का मतलब होता है यहाँ, ओके। इसका यूज़ किया जाता है वस्तु के लिए, किसके लिए, वस्तु के लिए, ओके। और एक सब्जेक्ट है आपका नेम, तो नेम का मतलब होता है नाम, क्या होता है, नाम। तो ये सारे के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर सब्जेक्ट, ये सबके सब है सब्जेक्ट, है ना। मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में समझाऊंगा, है ना, एकदम विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा, ओके, इन फुल डिटेल्स, है ना। अब थोड़ा सा बस पेशेंस आपको बनाकर चलना होगा, ओके। मैंने आपको एक तरफ सारे सब्जेक्ट समझाए, अब मैं आपको समझा रहा हूँ ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना है आपको, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। इधर मैं ऑब्जेक्टिव केस लिख दे रहा हूँ। इसमें आई का जो ऑब्जेक्ट होता है, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी, ओके। और मी का हिंदी मतलब क्या होगा, मी का हिंदी मतलब होगा मुझे, है ना। ये आई का ऑब्जेक्ट होता है। सेकंड थिंग मैं आपको बताऊं, वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है अस, अस का मतलब हो जाता है हमें, ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो यू का ऑब्जेक्ट होगा यू, और इसका मतलब हो जाएगा आपको, आपको या तुम्हें, आपको या तुम्हें, ओके। नेक्स्ट यदि हम सब्जेक्ट देखें तो दे। अब दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और इसका हिंदी मीन हो जाएगा उन्हें, क्या हो जाएगा, उन्हें, ओके। इसके बाद में ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ओके। इसका मतलब होगा उसे, लेकिन इसका यूज़ किया जाएगा किसी लड़के को डिनोट करने के लिए। किसी लड़के के रिगार्डिंग जब बात की जाती है एज अ ऑब्जेक्ट, तो आपको हिम का मतलब समझना पड़ेगा उसे, है ना, यानी कि कोई लड़का, ठीक। शी का ऑब्जेक्ट जो होता है हर होता है, क्या होता है, हर, और इसका भी होता है उसे। और बात किसके बारे में की जा रही है, बात की जा रही है किसी लड़की के बारे में, ओके। इट का ऑब्जेक्ट होता है इट, है ना, इसका मतलब होता है इसे, क्लियर। और नेम का ऑब्जेक्ट होता है नेम, मतलब नेम का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। आ रही है आपको चीज़ें, क्लियर हो रही है, ओके। आई होप आपको जितना मैं समझा रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको एज इट इज़ क्लियर हो रही होगी, क्योंकि हम इतना, यदि मैं कहूँ कि बहुत सिस्टमेटिक वे में, हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम चीज़ों को, इन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे आई का ऑब्जेक्ट जो होता है मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, ओके। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है,
और नेम का ऑब्जेक्ट आपका नेम होता है। क्लियर? ठीक है। अब आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर यू का ऑब्जेक्ट क्या यू होता है? तो बिल्कुल, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ना, मतलब यू यदि कहा जाए, देखा जाए तो स्पेलिंग के बेस पर है ना बिल्कुल सेम लगते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में भी आपका यू लिखा है, ऑब्जेक्ट में भी आपका यू लिखा है। ठीक है, लेकिन यदि हम यू का सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते, सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग करते, तो यू का मतलब होता आप या तुम। ओके, और यू का यदि हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते, ओके, तो इसका मतलब हो जाता आपको या तुम्हें, है ना। अब इनका यूजेस किस टाइप से होता है, इनका उपयोग या प्रयोग किस तरह से होता है, ये बात हमको समझनी है। ओके, ये हुए आपके सब्जेक्ट, ये हुए आपके ऑब्जेक्ट। इसके बाद अब हमको समझना है वर्ब। यदि आपने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड मेन वर्ब को बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है, तो आपका जो सेंटेंस मेकिंग का खेल है बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा, एकदम आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, यदि आपने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब को समझ लिया। ठीक है, तो वर्ब क्या होती है सर? मेन वर्ब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मेन वर्ब के बारे में हम बात करेंगे। मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। क्या होता है? मुख्य क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया। हमारी डेली लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में जो हम काम करते हैं, जो भी एक्शंस हमारे द्वारा की जाती है ना, इन्हीं को वर्ब यानी कि क्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम सोते हैं, हम उठते हैं, है ना, हम खाना खाते हैं, हम चाय पीते हैं, हम पानी पीते हैं, हम पढ़ते हैं, है ना, हम कहीं जाते हैं, हम कहीं से आते हैं। ठीक है, हम किसी को कुछ समझाते हैं, है ना, हम किसी से कुछ समझते हैं। ओके, हम किसी से कुछ कहते हैं, हम किसी से कुछ सुनते हैं। ओके, सर हमें समझाते हैं, है ना। तो ये जो क्रियाएं हैं, यानी कि ये जो एक्शंस आपके द्वारा की जा रही, बस इन्हीं को वर्ब कहा जाता है ना। तो आपको कुछ नहीं करना। सपोज दैट आप कहीं जा रहे, तो जाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गो, है ना। क्या बोलेंगे? गो, है ना। तो आपकी वर्ब हो जाएगी यहाँ पर, वर्ब आपकी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी आपकी गो। ठीक है, वर्ब आपकी क्या हो जाएगी? गो, है ना। वर्ब आपकी हो जाएगी गो, है ना। गो यानी जाना, है ना। यदि आप कहीं से आ रहे हैं, यानी कि COME कम, है ना, तो कम यानी क्या हो जाएगा? आना। ठीक है, आप कुछ कर रहे हैं, ओके, यू आर डूइंग समथिंग, ओके, तो डू यानी क्या हो जाएगा? करना। डू यानी क्या हो जाएगा? करना। ठीक है, आप किसी को कुछ बता रहे, है ना, तो वर्ब क्या हुई आपकी? बताना। बताने को इंग्लिश में कहेंगे टेल, है ना, टेल। आप कुछ समझ रहे, है ना, मतलब अंडरस्टैंड कर रहे, तो अंडरस्टैंड का मतलब हो जाता है समझना। क्या हो जाता है? समझना, है ना। आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, है ना, इसका मतलब क्या हुआ? आप एक्सप्लेन कर रहे। ओके, तो एक्सप्लेन मतलब हो जाता है, एक्सप्लेन का मतलब हो जाता है समझाना। क्या हो जाता है? समझाना। ठीक है, आप खाना खा रहे, ठीक है, तो खाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ईट, है ना, तो ईट यानी खाना, ईट यानी खाना। ठीक है, आप पानी पी रहे, इसका मतलब क्या हुआ? आप पानी पी रहे, ठीक है, तो ड्रिंक यानी होता है पीना। ओके, आप किसी को कुछ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप किसी को कुछ दे रहे, है ना, तो गिव यानी क्या होता है? देना। गिव यानी क्या हो जाता है? देना। ओके, आप किसी से कुछ ले रहे हैं, है ना, तो टेक यानी क्या हो जाता है? लेना, है ना। आप पढ़ रहे हैं,
तो रीड यानी पढ़ना, रीड यानी पढ़ना। ओके, आप लिख रहे हैं तो WRITE राइट, राइट मतलब क्या हो जाता है? लिखना। ठीक है, लिखना, है ना। आप कुछ सुन रहे हैं, है ना, तो LISTEN लिसन, लिसन का मतलब हो जाता है सुनना। ओके, आपकी जॉब लग गई है ना, तो जॉब लगने के बाद में जनरली क्या करता है व्यक्ति? पैसे कमाता है। ठीक है ना, मनी अर्न करता है। तो अर्न मतलब हो जाता है कमाना, है ना। और फिर क्या है, जब व्यक्ति कमाने लग जाता है तो कमाने के बाद खर्च भी करने लग जाता है ना, खर्च भी करता है। तो स्पेंड का मतलब क्या होता है? स्पेंड का मतलब क्या होता है? स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। ओके, तो ये है आपके कुछ मेन वर्ब, है ना, मतलब मुख्य क्रिया जो आपकी डेली लाइफ में, आपके डेली रूटीन में इन वर्ब को यानी कि इन एक्शंस को आपके द्वारा की जाती है। ओके, सारी आपकी बेसिक वर्ब है, जनरल वर्ब है ना। जैसे आप कुछ देते हैं, किसी को कुछ देते हैं तो गिव यानी देना। आप यदि किसी से कुछ लेते हैं तो टेक यानी लेना, है ना। आप कुछ पढ़ते हैं तो रीड यानी पढ़ना। आप कुछ लिखते हैं तो राइट यानी लिखना। ओके, आप कुछ सुनते हैं, है ना, जैसे हम कुछ सुनते हैं कभी तो लिसन यानी सुनना। ओके, हम यदि मनी अर्न कर रहे हैं, मतलब यदि हम पैसा कमा रहे हैं तो अर्न यानी कमाना। ठीक है, आप पैसा अर्न करने के बाद यानी कि मनी अर्न करने के बाद उसको क्या करते हैं? खर्च करते हैं, है ना। तो स्पेंड यानी क्या हो जाता है? खर्च करना। ठीक है, गो यानी जाना, कम यानी आना, डू यानी करना, सारी बेसिक वर्ब है ना। अब इन बेसिक वर्ब्स का, इन जनरल वर्ब्स का सेंटेंस में क्या यूज़ होता है, ठीक है, वो हमको अब समझना है। और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का भी सेंटेंस में क्या यूज़ होता है ये हमको अब समझना है। ठीक है, देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि हमारे कुछ होते हैं सब्जेक्ट एंड कुछ होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट, है ना। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट यदि सेंटेंस में है ना, यानी कि आप कोई सा भी सेंटेंस बना रहे, यदि आप कोई सा एफर्मेटिव सेंटेंस या कोई सा नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सेंटेंस सब्जेक्ट को आपको सेंटेंस में सबसे सिरों में लिखना है। ठीक है, आपके वाक्य में सब्जेक्ट जो है वो सबसे सिरों में आना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में आना चाहिए। ठीक है, सपोज दैट मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, मैं तुम्हें जानता हूँ। क्या लिखा मैंने? मैं तुम्हें जानता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें जानता हूँ, है ना। तो मैं इंग्लिश में क्या लिखूँगा? आई नो यू। ठीक है, आई नो यू, है ना। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी, है ना। तो जैसे मैंने लिखा आई नो यू, है ना, तो यहाँ पर आई जो है ये क्या है? ये एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है। यू यहाँ पर क्या है? यू यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ना। और नो क्या है? KNOW, नो, नो यहाँ पर एक वर्ब है। तो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको ये बात समझाई कि आप जब भी कोई सा एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं या कोई सा नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो है वो शुरू में होता है, स्टार्टिंग में होता है। ओके, ऑब्जेक्ट जो है वो एंडिंग में होता है ना। और वर्ब जो है यानी कि मेन वर्ब जो है वो हमेशा सेंटेंस के मिड में होती है ना। लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि वो सेंटेंस आपका एफर्मेटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। ओके, ये हमने एक एफर्मेटिव सेंटेंस लिखा, है ना। अब यदि इसी को मैं नेगेटिव बना देता हूँ, है ना, जैसे मान लो मैंने बोला मैं तुम्हें, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा? आई डोंट, ओके, आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू, है ना। तो फिर भी देखो आप सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है?
सब्जेक्ट आ रहा है आपका शुरू में, स्टार्टिंग में, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है? ऑब्जेक्ट आपका आ रहा है एंडिंग में, ओके। और वर्ब कहाँ आ रही? वर्ब आ रही है आपकी मिड में। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि चाहे एफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, आपको सब्जेक्ट को हमेशा स्टार्टिंग में लेना है, ऑब्जेक्ट को आपको एंडिंग में लेना है और वर्ब को आपको बीच में लेना है, ठीक है, मिड में लेना है। ये कौन कौन से सेंटेंसेस में अप्लाई होगा? ये एफर्मेटिव में अप्लाई होगा और ये नेगेटिव में अप्लाई होगा, है ना। यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव जैसे मैंने बोला, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है और बेहतरीन तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। अब हमारा जो एक कंटिन्यूटी है ना, मतलब आपको कंटिन्यूअसली इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो चैनल है BACS एकेडमी, है ना, ब्रिलियंट एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज, ओके, इस चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ठीक है। आपके आइडेंटिटी में जितने भी लोग हैं, है ना, आपकी जान पहचान में जितने भी लोग हैं, है ना, सभी के पास इस चैनल को शेयर करना है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और हमारे वीडियोस को लाइक करके हमें थोड़ा सा अप्रिसिएशन भी चाहिए आपका, क्योंकि जब तक आप हमें अप्रिसिएट नहीं करेंगे तब तक क्या है, हमको भी थोड़ा सा मतलब एक मनोबल की क्या है, आप जैसे हमको अप्रिसिएट करते, आपने हल्का सा भी हमें अप्रिसिएट किया, आपने हमारे वीडियोस को लाइक किया, ठीक है, तो हमको इससे क्या है, एक हौसला मिलता है, एक हिम्मत मिलती। और हम कुछ नहीं चाहते, हम केवल आपसे ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से, हमारी कोचिंग से, हमारे संस्थान से आप जुड़ें, ठीक है। तो हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे पाएँ, आपको बेस्ट से बेस्ट हम स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर पाएँ, ओके। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। जैसे मैंने लिखा, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक है, तो आपका ये वाला सेंटेंस क्या हुआ? ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। पहला वाला सेंटेंस आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है, सेकंड वाला सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस है, एंड थर्ड वाला जो सेंटेंस है ये आपका इंट्रोगेटिव है ना। तो ये वाला सेंटेंस बनेगा कैसे? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आपका डू आई नो यू, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सेंटेंसेस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस है। तो हर टेंस की क्या है, अपने कुछ रूल्स होते हैं, है ना। जैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यदि आप सेंटेंसेस बनाएंगे, है ना, यदि आप साधारण वर्तमान काल के वाक्य बनाएंगे तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि आपका सब्जेक्ट यदि आई है, आपका सब्जेक्ट यदि यू है, आपका सब्जेक्ट यदि वी है, या आपका सब्जेक्ट यदि दे है, ओके, ये चारों सब्जेक्ट है। तो इन चारों सब्जेक्ट में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले डू का यूज़ करना है, ओके। मतलब इन चारों सब्जेक्ट से पहले आपको किसका यूज़ करना है? डू का, ओके। आई से पहले डू का यूज़, यू से पहले डू का यूज़, वी से पहले डू का यूज़ और दे से पहले भी डू का यूज़। लेकिन यदि आपके सेंटेंस में ये चारों सब्जेक्ट है, जैसे ही है, शी है, इट है या नेम है ना, तो इन चारों से पहले आपको यूज़ करना है डस का। किसका यूज़ करना है? डस का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आई है, तो आई से पहले किसका यूज़ हो जाएगा? आई से पहले डू का यूज़ हो जाएगा, है ना, डू आई नो यू। तो मैंने आपको क्या बताया कि यदि आपका सेंटेंस एफर्मेटिव हो, क्या हो, एफर्मेटिव हो, है ना, या नेगेटिव हो, तो आपको क्या करना है, सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे शुरू में लेना है और ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में लेना है। इवन यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव भी हो तो आपको सब्जेक्ट सबसे शुरू में लेना है, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में लेना है। लेकिन यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो फिर आपका ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में चला जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो आपका आ जाएगा सेकंड प्लेस पे, ठीक है। इतना क्लियर है ना। अब देखिए हम कुछ और सेंटेंसेस समझते हैं। सपोज दैट मैंने बोला आई नो हिम, है ना, या चलो मैं ऐसा बोल देता हूं,
मैं उसे, ठीक है, मैं उसे, किसी लड़के की बात हो रही, मैं उसे, है ना, किसी लड़के की बात हो रही, मैं उसे जानता हूँ, है ना, मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा सेंटेंस आपका, आई नो, ठीक है, आई नो हिम, है ना। लेकिन यदि आपने बोला मैं उसे, ठीक है, मैं उसे जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही, किसी लड़की की, किसकी हो रही, किसी लड़की की, ठीक है, मैं उसे जानता हूँ। तो फिर आपका सेंटेंस कैसा बनेगा, आपका सेंटेंस बनेगा यहाँ पे आई नो, ठीक है, आई नो हर। अब यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है, जब हमने बात किसी लड़के के रिगार्डिंग की, जब हमने बात किसी लड़के की तो आपको यूज़ क्या हुआ, आपको किसका यूज़ करना पड़ा, हिम का यूज़, किसका यूज़, हिम का यूज़, ठीक है। और जब बात किसी लड़की के रिगार्डिंग हुई, जब बात किसी लड़की के रेफरेंस में हुई तो आपको यूज़ किसका करना पड़ा, हर का। तो बस अपने को ये दो चीज़ याद रखनी है, हिम का यूज़ होगा किसी लड़के के लिए, हर का यूज़ होगा किसी लड़की के लिए, है ना। लेकिन यदि इसी सेंटेंस को मैं पलट देता हूँ, है ना, सपोज दैट मैंने ऐसा लिखा कि वह मुझे जानता है, ठीक है, वह मुझे जानता है, वह मुझे जानता है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही नोज मी, ठीक है। और यदि मैंने ऐसा लिखा कि वह मुझे जानती है, वह मुझे जानती है, ठीक है, वह मुझे जानती है, ठीक है। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा, शी नोज, ओके, शी नोज मी। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर इधर तो आपने नो लिखा है, इधर आपने नोज लिख दिया, ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको ही, शी, इट और नेम, इन चारों सब्जेक्ट वाले सेंटेंस में आपको वर्ब के एंड में एस या येस लगाना होता है ना। इन चारों सब्जेक्ट के बाद में वर्ब के एंड में, है ना, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में आपको एस, है ना, ई एस या आई ई एस, ये आपको लगाना होता है। समझ में आ रही बातें, आपको क्लियर हो पा रहा है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जितनी बातें बता रहा हूँ, जितने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये आपको एकदम क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक अप्रोच, है ना, आपको एक अप्रोच समझनी कि इंग्लिश को पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। मैं यदि आपसे पूछ लूँ कि यहाँ पर मी क्या है, तो मी को आपको बिल्कुल बताना है ऑब्जेक्ट। क्या बताना है, ऑब्जेक्ट। यदि यहाँ पर ये मी लिखा है तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्यों है सर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है, ठीक है, अंत में आता है, ठीक है। यहाँ पर हर क्या है, हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हिम क्या है, हिम यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। आई क्या है, आई एक सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आई क्या है, तो आई एक सब्जेक्ट है। तो आपको दो सेंटेंसेस मैंने इधर लिखे, दोनों इधर मैंने लिखे, आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते क्या है एक्चुअल, है ना। जैसे हमने आई को इधर सब्जेक्ट कंसिडर किया, हमने यहाँ पे हिम और हर को ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने ही और शी को सब्जेक्ट कंसिडर किया, तो मतलब क्या हुआ, ही का मतलब वह, शी का मतलब वह, लेकिन हर का मतलब उसे, किसी लड़की के रेफरेंस में यदि बात हो रही है ना, और हिम का मतलब भी उसे, लेकिन बात किसके रेफरेंस में हो रही, किसी लड़के के रेफरेंस में। ओके, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होगी। मैं नेक्स्ट सेंटेंसेस के माध्यम से आपको कुछ और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बताता हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, हम आपको जानते हैं, ठीक है। जब मैंने ऐसा लिखा, सर हमें
सर हमें पढ़ाते हैं, ठीक है, सर हमें पढ़ाते हैं, है ना। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सर टीचर्स, ओके, सर टीचर्स अस। आपको उसी अप्रोच के साथ चलना है कि आपका यदि जो भी वर्ड आपके सेंटेंस के एंड में लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट है। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। और जो भी वर्ड आपके सेंटेंस के फर्स्ट में यानी कि स्टार्टिंग में लिखा है, वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक, इतना सा, बस आपको इतना सा कॉन्सेप्ट समझना है कि ऑब्जेक्ट आए तो मतलब सेंटेंस के लास्ट में आएगा, और सब्जेक्ट आए तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। ठीक, वर्ब कहाँ आएगी सर, तो वर्ब हमेशा आपके सेंटेंस के मिड में आएगी, ठीक है, बीच में आएगी, तो ये वर्ब है। ठीक, ये आपकी वर्ब है। अब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने अभी आपको ये बताया था कि यदि ही हो, शी हो, इट हो या नेम हो, ये चारों सब्जेक्ट यदि हो, ये चारों सब्जेक्ट यदि आपके सेंटेंस में हो, तो इनके बाद जो वर्ब आती है उस वर्ब के एंड में आपको एस, ई एस या आई ई एस लगाना होता है। ठीक, तो हमने टीच के एंड में क्या लगाया, टीच के एंड में हमने लगा दिया ई एस, है ना, क्या लगा दिया, ई एस, तो आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, सर हमें पढ़ाते, है ना, हम वहाँ जाते हैं, या मैं बोलूँ कि सर तुम्हें बुलाते हैं, ठीक है, सर तुम्हें बुलाते हैं। मैं केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर आपकी कमांड करवाना चाहता हूँ, ठीक है, क्या करवाना चाहता हूँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर आपकी कमांड करवाना चाहता हूँ। ठीक है, सर तुम्हें बुलाते हैं, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, सर कॉल्स यू। ठीक है, सर कॉल्स यू, है ना। लेकिन इसी सेंटेंस को यदि उलट दिया जाए, इसको पलट दिया जाए, मैं ऐसा लिख दूं कि आप सर को बुलाते हैं, आप सर को, ठीक है, आप सर को बुलाते हैं, है ना। ध्यान रखिए, BACS एकेडमी जो है आपके लिए बेस्ट स्टडी कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है, तो आपका भी इतना दायित्व बनता है कि आप BACS एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। ठीक है, आप सर को बुलाते हैं, तो फिर सेंटेंस आपका बन जाएगा यू कॉल सर। इसका मतलब क्या हुआ, सर हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर सर जो है हमारे, है ना, सर जो लिखा है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, इस वाले सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में सर क्या है, सब्जेक्ट है ना। लेकिन इस वाले सेंटेंस में सर सब्जेक्ट ना होकर सर ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, है ना। और इस वाले सेंटेंस में यू ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन इस वाले सेंटेंस में यू ऑब्जेक्ट ना होकर सब्जेक्ट है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यू जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, है ना, एज अ सब्जेक्ट भी हो यूज़ हो सकता है और एज अ ऑब्जेक्ट भी हो यूज़ हो सकता है। आ रही बात समझ में, यू जो है वो सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ हो सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ हो सकता है। सर जो है ना, मैंने क्या आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ही शी इट नेम, तो नेम जो है ना, नेम में कुछ भी, मतलब नेम में कुछ भी इन द सेंस किसी भी व्यक्ति का नाम, है ना, जैसे सर, मोहन, रोहन, रोहित, गोलू, विशाल, ठीक है, पिंकी, नेहा, स्नेहा, ठीक है, पलक, पायल, मतलब जितने भी नाम हैं, है ना, नेम ऑफ एनी पर्सन। अब उसमें लड़के का नाम भी हो सकता है, उसमें लड़की का नाम भी हो सकता है ना। यदि किसी लड़के का नाम होगा तो भी वो एक नेम होगा, और यदि किसी लड़की का नाम होगा तो भी वो एक नेम होगा। क्लियर है ना। तो नेम ऑफ एनी पर्सन में किसी भी व्यक्ति का नाम, यानी कि किसी लड़के या किसी लड़की का नाम, है ना, सर या मैडम या इस तरह के जो शब्द है ना, ठीक है, जिन्हें हम एड्रेसिंग वर्ड्स बोल सकते हैं, है ना, ठीक है, संबोधन सूचक शब्द, है ना, ऐसे शब्द जिनसे हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं, जैसे सर हुआ, मैडम हुआ, ठीक है, इस तरह के शब्द भी आपके नेम में आते हैं। और नेम में जो भी वर्ड आता है, ठीक है,
वो एज अ सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। क्लियर है ना। अब देखिए सपोज दैट मैंने लिखा वे हमें, ठीक है, वे हमें बुलाते हैं, वे हमें बुलाते हैं, है ना। तो सेंटेंस आपका बनेगा दे कॉल अस, है ना। क्या बन जाएगा आपका सेंटेंस? दे कॉल अस। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं पलट रहा हूँ, है ना। यहाँ लिखा है वे हमें बुलाते हैं, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ हम उन्हें बुलाते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने सेंटेंस क्या बनाया? दे कॉल अस। क्या बनाया? दे कॉल अस, है ना। तो अस यहाँ पर सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? अस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और दे क्या है? दे यहाँ पर सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन यदि यहाँ पर देखो, पहले तो हम इसको पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करते, हम उन्हें बुलाते, तो वी कॉल, ठीक है, वी कॉल देम, है ना। तो देम यहाँ पर सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? देम यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, है ना। और वी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, ठीक। अब आप यदि थोड़ा सा मतलब इसमें एनालिसिस करेंगे, है ना, तो आप पाएंगे कि वी और अस, है ना, और यहाँ पर दे और देम। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि दे जो है देम में कन्वर्ट हो जाता है, दे का ऑब्जेक्ट देम बन जाता है, और वी का ऑब्जेक्ट, है ना, वी का ऑब्जेक्ट जो है अस बन जाता है ना, और दे का ऑब्जेक्ट देम बन जाता है ना। तो इस तरह से इस अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है, आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर फोकस करना है कि हमको एक डिफरेंट अप्रोच के साथ पढ़ना, मतलब हमको चीज़ों को समझना है ना, रटना नहीं है, ठीक है, कॉम्प्रीहेंड करना है, उनको समझना है कि चीज़ें वास्तव में है क्या, ठीक है। यदि आप थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे, यदि आप एक अच्छी अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती, ओवरऑल यदि मैं कहूँ कि एक सेंटेंस हमारा जो होता है, एक सेंटेंस में यदि आप सारे शब्दों को आइडेंटिफाई करना सीख गए कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी मेन वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी नाउन है, कौन सा शब्द प्रोनाउन है, यदि आप सभी शब्दों को आइडेंटिफाई करना सीख गए तो यकीन मानिए आपके लिए इंग्लिश सीखना, मतलब यहाँ पर बात कॉम्पिटिटिव लेवल की ही चल रही, ठीक है। तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव लेवल की जो इंग्लिश है उसको प्रिपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो हमारा वीडियो सेशन है इसी को मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से हमारे जो नेक्स्ट वीडियो सेशंस है, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स है उनमें आप बने रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये जो चैनल है, हमारा जो संस्थान है, इसको आप प्रमोट करेंगे, है ना। इस उम्मीद के साथ में आपसे पुनः एक बार कहता हूँ कि हमारा जो संस्थान है, हमारे जो चैनल का नाम है, ठीक है, ब्रिलियंट एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज, BACS को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ, कलीग्स के साथ, ठीक है, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं शुभ संदेश के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम।